आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है अल्पना मिश्रा जी द्वारा लिखित कहानी मुक्ति प्रसंग। तो वे बदहवास सी भीड़ भरे चौराहे को पार करते बस के पीछे दौड़ी जा रही थी। साड़ी की चुन्नटों को एक हाथ से थोड़ा सा उठाए दाहिने हाथ के पर्स को पेट पर चिपकाए चिल्लाए जा रही थी, रोकना भाई रोकना। इस बस के छूटने का मतलब था 15-20 मिनट या आधे घंटे इंतज़ार और। फिलहाल वे अपनी तमाम दुनियावी इच्छाओं के एवज में भी यह नहीं चाहेंगी कि अब बस छूट जाए। बेकार में प्रिंसिपल की कुदृष्टि और विभागाध्यक्ष के व्यंग बाण कौन चाहेगा। एक बार बस में चढ़ जाए और भाग्यवश या चलिए कर्मवश कह लीजिए, अर्थात छीनते झपटते हुए यदि किनारे खिड़की के पास की सीट मिल जाए और यदि भाग्यवश उनके बगल में कोई बुजुर्ग, अर्थात सभ्य भाषा में वे बुजुर्ग कह देती, पर इस बुजुर्ग से उनका तात्पर्य कमीने, अधेड़ों, कुंठित बुढ़ों या फिर सेक्सियाए आदमियों से होता है, बैठ ना पाए या फिर कोई दुष्ट जवान बैठते बैठते रह जाए तो इसे वे कर्म से इतर ही मानेंगी। कोई डरता सा बालक या कोई शांत सी स्त्री बैठे तो कम से कम वे कुछ देर के लिए नैतिक संसार से इतर इस विश्वासमय भावलोक की यात्रा कर सकेंगी जिसे वे थोड़ी देर के लिए मुक्ति की सांस लेना चाहती हैं। कई बार तो छीना झपटी का कर्म करते हुए वे उन्हीं के महाविद्यालय की मीना को भी भूल जाती हैं जो अगले स्टॉप पर उन्हें कभी कभी मिल जाती है। उनकी आंख उस समय अर्जुन की आंख होती है और मछली की आंख होती है वह खाली जगह जो कभी भी किसी भी वक्त बस में बन सकती है। इस खाली जगह को प्राप्त करने के लिए वे वह सब कुछ कर सकती हैं जो बस में किया जा सकता है। मसलन अपनी लाबेला की चप्पल किसी के भी पैर पर रखते हुए, किसी के भी हाथ, कोहनी, कंधे, पुट्ठे से टकराते हुए, यहाँ तक कि कई बार तो कोई भद्दा आदमी जानबूझकर उनके उरोजों से टकरा जाता, पर वे लक्ष्य नहीं छोड़ती, परवाह नहीं करती। अब बस में जाना है तो यह सब तो लगा ही रहेगा। अब क्या वे हवाई जहाज से जाएंगी? मीना के लिए वे जगह नहीं बनाती। वे मानती हैं कि व्यक्ति को अपने लिए जगह खुद बनानी चाहिए। दूसरे कितने दिन किसी का हाथ पकड़कर चलना सिखाएंगे? काक चेष्टा, बको, ध्यानम का पालन मीना को भी करना चाहिए। अब उन्हें डोसाइल अर्थात घरेलू नाजुक औरतें अच्छी नहीं लगती। उन्हें देखकर वे घबराने लगती हैं। अपने पुराने रूप की झलक, इतनी दब्बू डरपोक थी वे क्या? इच्छा अनिच्छा के अर्थपूर्ण झंझटों से अलग, भावाभाव से चिड़चिड़ाती, जय पराजय से द्वेलित, आदेशों के उल्लंघन से डरती, ऐसी थी वे। बच्चों की नींदों के साथ जगती, डॉक्टर साहब के खर्राटों के साथ ऊँघती, इससे ज़्यादा क्या? किताबों के समंदर में डूबती, सूर तुलसी मीरा के गहन आदर्श प्रेम के सपने देखती, घनानंद के साथ रोती, बिहारी के साथ सौंदर्य निहारती, इससे ज़्यादा सचमुच क्या? अब ये सब प्रेम, रोमांस वगैरह डॉक्टर साहब की परिपक्वता के आगे तुच्छ लड़कपन के खेल थे। पर वे क्या उस समय लड़कपन के बाहर थी? कुल 19 बरस में ही तो अपनी गर्दन पर भोला सा चेहरा लगाए, दुनिया की समझ से बेखबर, अपनी किताबों का छोटा सा संसार लिए डॉक्टर साहब के साथ चली तो आई थी। अब क्या बताइए उस लड़कपने की आदर्श रोमानियत। अपनी शादी के बक्सों में कपड़ों को तहा तहा कर जो किताबें रखी थीं उन्होंने, अब यह तो सरासर उन्हीं की गलती थी कि वे एक रात में परिपक्व नहीं हो पाईं। तो आगे बढ़ते जाने जैसे विद्रोह की पहली चिंगारी उनमें यहीं से सुलगी थी, और रास्ता भी क्या था। तो आगे बढ़ते जाने जैसे परिपक्व फैसले के बावजूद मायके से ससुराल तक उन्हें परिपक्व नहीं माना गया। चलिए लोग न माने, पर वे तो मानती हैं कि सपने की दुनिया में विचरने का सुख अपना निहायत व्यक्तिगत होता है, और यह सपनों की दुनिया उन्हें किताबों के रास्ते गुजरकर मिलती थी। अब अगर बस में उनके मन मुताबिक जगह न मिले तो वे बराबर सतर्क रहती हैं। यह सतर्कता उनकी मजबूरी है, यह मजबूरी उन्होंने अपने अनुभवों से हासिल की है। हालांकि यदि वे डॉक्टर साहब को यही सब छीना झपटी, यहाँ तक कि रगड़ा रगड़ी की कहानी भी सुना दें तो भी वे यकीन नहीं कर पाएंगे। वैसे भी वे इस तरह की बातों को तूल नहीं देते। हाँ, कोई उनके सामने करके देखे। दरअसल डॉक्टर साहब जिस मारुति कार में जीते हैं उसी की सीट को वे बस की सीट की तरह देख लेते हैं। एक तरफ वे चाहते हैं कि पत्नी को ऐसी नौकरी नहीं करनी पड़ती,
कहाँ तो उन्होंने सोचा था डिग्री कॉलेज की मस्ती की नौकरी होगी, और कहाँ देहरादून से ऋषिकेश दौड़ने की त्रासदी। तो क्या करें, पत्नी को मिली हुई सरकारी नौकरी छुड़वा दें? वाह, कैसे? जब देहरादून जैसी जगह में है तो बच्चों को ऋषिकेश रखने का क्या तुक? पत्नी ने जब अपने बलबूते नौकरी शुरू की है तो दुनिया जहान की जलालतें मलालतें उन्हीं के हिस्से। उन्होंने कब कहा था? वे तो चुप थे, सो अब करो नौकरी। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब यह सोच कर कहकर अपने को समझा लेते हैं कि वे डॉक्टर साहब को डराना चाहती हैं, जिससे नौकरी छुड़वा कर घर बैठा दें। पर डॉक्टर साहब ये नहीं जानते, शायद जानते हों, स्वीकार न करते हों कि अब वे उन्हें घर बैठने को कहें भी तो वे नहीं बैठेंगी। वह मुक्ति की सांस क्या घर बैठे मिलेगी? अब तो वे जान की बाजी लगाकर भी नौकरी करेंगी। यह उन्होंने आज नहीं बल्कि उसी दिन ठान लिया था जब देहरादून से ऋषिकेश तक इसी बस में बैठकर पहले दिन गई थीं। यह पहला दिन ही उन्हें मुक्ति का एक हल्का सा एहसास करा गया था। हुआ यूं था, जब डॉक्टर साहब अपनी मारुति में बैठा कर उन्हें बस स्टेशन तक लाए तो वहाँ ऋषिकेश के लिए कोई बस नहीं थी। पूछताछ काउंटर पर हर बार यही पता चलता कि बस आती होगी। डॉक्टर साहब अपनी आदत के विपरीत आधे घंटे तक इंतज़ार करते रहे। आखिरकार जब बस आई तो डॉक्टर साहब ड्यूटी पर लेट होने लगे थे। और यही ऋषिकेश वाली बस जो आ रही है, इसी में बैठ जाना, ऐसा निर्देश देकर चले गए। यह पहला वक्त था जब कोई भी उसके साथ नहीं था। कह लीजिए यह पहली अकेली यात्रा थी उनकी। ऋषिकेश महाविद्यालय में ज्वाइनिंग तक तो डॉक्टर साहब लगातार उनके साथ बने हुए थे, पर कब तक बने रहते? आखिर आज छोड़ना ही पड़ा। वो भी कैसे? न तो बस में एक सुरक्षित सीट पर बैठा पाए, न ही बस ड्राइवर कंडक्टर को सौंप पाए अपनी जिम्मेदारी। अगर आज उनके काउंसलिंग विभाग में ज़रूरी मीटिंग न होती तो क्या उन्हें बस स्टेशन पर अकेला छोड़कर वे जाते? क्या डॉक्टर साहब के लिए अपनी नौकरी इतनी महत्वपूर्ण है जिसके आगे वे ना तो वो रिश्तों व्यक्ति समाज को बौना करके देखते हैं, तो फिर उनके लिए भी उनकी नौकरी यानी महाविद्यालय की मास्टरी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। बस स्टेशन पर खड़े खड़े ही उन्होंने अचानक अपने जीवन को संशोधित करता एक निहायत ज़रूरी फैसला ले डाला। वे तो बस के सामने अकेले दाहिने हाथ का पर्स पेट पर चिपकाए, थोड़ा सा नर्वस, डर, घबराहट के साथ खड़ी थी। ऋषिकेश जाना है? उनके बाएं कान के पास कोई फुसफुसाया। वे भौंचा, इसे कैसे पता कि उन्हें ऋषिकेश जाना है? आइए, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। जब वे यंत्र चालित सी उस आदमी के पीछे बस में चढ़ रही थीं तो उनके किताबी ज्ञान ने उन्हें हल्का सा धिक्कारा था। अब इस सहारे की क्या ज़रूरत? बस सामने खड़ी थी तो उन्हें खुद चढ़ जाना था। अब तो देर हो चुकी थी। वे उस अधेड़ आदमी की बगल में बैठ भी चुकी थी। उस आदमी ने बड़ी शालीनता से उनसे पैसे लेकर उनका भी टिकट ला दिया। वे कृतज्ञ हुई। हालांकि यहीं पर उनके किताबी ज्ञान ने उन्हें फिर धिक्कारा था। सहारे की क्या ज़रूरत? वे खुद उठकर टिकट ला सकती थी। धीरे धीरे इस किताबी ज्ञान ने कुछ ज़्यादा ही धिक्कारना शुरू किया। सभ्य शालीन अधेड़ उन पर कृपा दृष्टि फेरने लगे, निकट और निकट। अधेड़ का बायां अंग और उनका दायां अंग लगभग एक हो गए थे। वे जितना दबकर किनारे जा सकती थीं जाती रहीं। वे कैसे कहें इस आदमी को कुछ? कृतज्ञ भी थीं। इस कृतज्ञता से कैसे मुक्त हों? इस मुक्ति की कामना करते हुए उन्होंने अपना दायां पैर उठाकर बाएं के ऊपर कर लिया, चेहरा खिड़की से लगभग बाहर। ऋषिकेश में कहाँ जाओगी? बदबू की एक लहर, पसीने की इतनी तेज गंध। वे इसे सहन करते हुए मुंह उधर किए हुए बोली, डिग्री कॉलेज। उन्हें लगा डिग्री कॉलेज कहने से उनका कद 2 फुट बढ़ गया है और अब तो यह आदमी ज़रूर ठीक व्यवहार करेगा। पढ़ने या पढ़ाने? इस प्रश्न से वे बुरी तरह गिरी। हालांकि उन्हें खुश होना चाहिए था कि वे इतनी छोटी दिखती हैं, पर वे बड़ा दिखना चाहती हैं, अपनी उम्र से भी और सामाजिक दायरों के कसाव से भी। पढ़ाने? क्यों? अब उनका ध्यान गया कि यह बदबू पसीने की कम और उसके मुंह में भरे तंबाकू की ज़्यादा है। वह तो ऐसे गंधा रहा है जैसे टट्टी लपेटे बैठा हो। वे तृष्णा से उन्हें उबकाई आई। मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ाती है, कहकर उस अधेड़ ने अपना बायां हाथ, जो अब तक उसके दाएं हाथ से सटा था, उठाकर उनके कंधे के पीछे कर लिया।
अब उनके दाएं हाथ का कंधा उसके सीने से सट रहा था। अगर बस जरा सा हिचकोले खाए तो वे उसकी गोद में गिरते हुए बाहुपाश में बंध जाएंगी। अभद्र, उन्होंने सोचा, ये किस नौकरी में फंस गई वे। या रोज़ देहरादून से ऋषिकेश आना जाना। क्या करें, ऋषिकेश जाकर कहें, लेकिन डॉक्टर साहब बच्चों को देहरादून पढ़ाना चाहते हैं। ये किस मुसीबत में डाल दिया डॉक्टर साहब ने उन्हें। उन्होंने अनजाने ही डॉक्टर साहब को कोसा। कितने बजे लौटती हो? अब सचमुच उनके लिए इस बोझ को सहना कठिन हो रहा था। उनकी बेटी कैसे स्कूल में पढ़ाने जाती होगी, पता नहीं जाती भी है या नहीं। ऐसे ही भाव मारने के लिए कह रहा हो। अगर जाती ही है तो कैसे? बस, टेम्पो, किसी से तो जाती होगी, या हो सकता है अपनी बाइक हो। स्कूल में लोग नहीं हैं। स्कूल अपना प्रबंध तंत्र भी फिर भी दूसरी औरतों को तकलीफ देते हैं। सड़े हुए बेचारे लोग। ऐसा तो वे अब अनुभवों के खजाने पर खड़ी होकर सोचती हैं, और तब बहुत विद्रोह था मन में। पता नहीं, उन्होंने थोड़ा सख्त मुद्रा में कहा। फिर भी कोई तो टाइम होगा, मुझे भी लौटना है, साथ ही लौटते। यह कहते हुए वह थोड़ा सा घबराया। प्रेम और रोमांस, एक अतृप्त आकांक्षा, हतप्रभ थी। भारतीय समाज के बेचारे ये बूढ़े बुजुर्ग। डोईवाला में बस रुकी, लोग उतरने लगे। इससे पहले कि लोग बस में चढ़ते हुए फुर्ती से उठी और दूसरी सीट पर धंस गई। अरे अरे, यहाँ नहीं उतरना है। वह दांत कुरेदता हुआ चीखा, फिर खिसिया गया। अब वे उस दूसरी सीट पर थीं जिस पर एक महिला अपने 2 बच्चों को समेटे परेशान हाल बैठी थी। उन्हें थोड़ी राहत मिली। या उस पहले वाले एहसास जब डॉक्टर साहब बस स्टेशन पर छोड़कर गए थे से हल्का था। अब वे अपने बारे में सोच सकती थीं। सोचा भी तो यहाँ आकर उन्होंने वह पहली सांस ली थी जिसमें घर, परिवार, बच्चे और नौकरी शामिल नहीं थी, पर जो इन सबको मिलाकर ही बनी थी। डॉक्टर साहब नंगे घूमना चाहते थे, नंगे घर का काम धाम करना चाहते थे किचन में जाकर वे खुद चाय बनाएं और आंगन की गर्म गुनगुनी धूप सेंकते हुए धीरे धीरे उस स्वाद की दुनिया में उतरें। प्रेयसी उनके सामने हो, निर्वस्त्र, चाय के प्याले में धीरे धीरे चम्मच हिलाते हुए चीनी कप और चाय की गहराई को छूती हुई। इसी धूप में गरमाए पानी को नस नस में उड़ेल कर नहाएं। वे प्रेयसी की पीठ पर साबुन रगड़ें। प्रेयसी उनकी पीठ नर्म और मुलायम अंदाज में मले। मैल छुड़ाती प्रेमिका के हाथ को पकड़ वे हल्के से आगे खींचें। कभी हाथ पर दबाव बढ़ा दें, कभी सहलाकर हट जाएं। प्रेयसी की गुथी हुई चोटी को एक दिव्य एहसास से हल्के हल्के खोलते हुए हवा में लहराते जाएं। वे अपने तप्त होठ देह की वीणा के जिस तार पर रखें, उससे वहाँ से अपूर्व रागिनी झरने लगे। वे कमलिनी की सुकोमल पंखुड़ियों के रस का पान करें और उनका साथी कमल नाल के अमृत का आह्वान, और देर तक, बहुत देर तक मद में डूबे उसी धूपिया छत पर लेटकर गहन नींद में डूब जाएं। जागे भी कब, जब चंद्रमा की किरणें उनके शरीर को धो रही हों, चांदनी में नहाई प्रेयसी के काले बालों में जुगनू चमक रहे हों। अति मलिन वृषभानु कुमारी सी प्रियतमा की देह अपने आलस्य में थरथराती आकाश से झरते नीलम की उजास से भर जाए तो कह लीजिए कि अपनी देह को दूर खड़े होकर देखना चाहते हैं डॉक्टर साहब, या अपनी उम्र के उतार पर अपनी फली फूली सी कामनाओं में देह को लपेटे समाज परिवार के बंधन से हीन देर तक उस समय और सुख की विभोरता को निहारना चाहते हैं। यह इच्छा उनसे कई बार व्यक्त कर चुके थे। पता नहीं यह अंग्रेजी फिल्मों से उपजी इच्छा थी या भारतीय समाज से उपजी कुंठा। यह अबूझ अतृप्ति से निरीह, क्या कुछ छूट जाने के भय से शंकित, देह का कौन सा राग सुन पाने की असमर्थता में कांपते अब इस अधेड़ उम्र में डॉक्टर साहब अपनी देह उतार कर धर देना चाहते हैं, तो कैसा आश्चर्य। हालांकि भारतीय पारिवारिक व्यवस्था के तहत उनकी यह कुंठा बनी ही रह जाए तो भी हैरत नहीं। चलो, डॉक्टर साहब ने कह तो दिया, वे सोचती हैं। जीवन भर जिस आत्मा ईश्वर समाज की बातें करते रहे, मृत्यु वेला निकट आने पर वही आत्मा ईश्वर समाज सब धरे रह जाएंगे। देह महत्वपूर्ण हो उठी। उसी देह की तीव्र आकांक्षा में जलते हुए डॉक्टर साहब ने घोषणा की,
कल हम इस प्रयोग को करके देखेंगे। छुट्टी तक रुका नहीं जा सकता, हकलाकर बोली। हालांकि वे जानती हैं कि निर्णय के दोहराव में डॉक्टर साहब की कोई आस्था नहीं है। अजीब बातें करने लगे हैं, सठिया गए हैं अभी से। वे बड़बड़ाई, लेकिन भय से अगली 2 रात नहीं सो सकी। कैसे जाएंगी? 4 घंटे ऋषिकेश आने जाने के ही हो जाएंगे। फिर वहाँ 4 क्लास पढ़ाना, फिर घर आकर काम काज, खाना बनाना, बच्चों का होमवर्क, उनकी एक एक टुनटुनाहट पर दौड़ना, और फिर कहाँ छोड़ आए बच्चों को, कहाँ फेंक दे घर गृहस्थी का जंजाल। कैसे डॉक्टर साहब के आदेश का पालन करती, गुनगुनाती धूप में रति क्रीड़ा करें, और क्यों करें समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब की कल्पनाओं के आगे उनकी अपनी कल्पनाएं कहाँ किस गह्वर में दुबक जाती हैं। इस सुख और सौंदर्य के देह में हीन पत्नियों के पति बाहर चले जाते हैं। शाश्वत सत्य की इस उद्भावना में डॉक्टर साहब की भौहें तनी थीं। उनके भी पति इसी सामने वाले दरवाजे से बाहर चले जाएंगे। वे अपने परिवार, बच्चों और रसोई में उलझी रह जाएंगी। एक क्षण के लिए सिहर गई वे। फिर वही शाप का भय। ओह, च्यवन ऋषि, हमारी परंपरा के ऋषियों, बस ते ही अर्थवान है। वही आत्मा ईश्वर, परिवार और समाज को अर्थ देती है। इसे संभालना, स्वीकारना है। वही आत्मा ईश्वर, परिवार और समाज को अर्थ देती है। इसे संभालना, स्वीकारना है। इसके लिए चाहो तो थोड़ा सा ड्रिंक कर सकती हो। क्या अब यही बचा रह गया है? ड्रिंक करके ज़बरदस्ती अपनी देह को ढकेलना, नशे में जानबूझकर इतना डूबना कि अपने कर्मों का, अपनी आत्मा को पता न चले। लेकिन अगर चेतना का एक तार तब भी बजता रहा हो तो क्या इस हद तक जाना पड़ेगा उन्हें? बाथरूम में खड़े होकर उन्होंने शीशे में अपने चेहरे को देखा, फिर एक एक कर कपड़े उतारे, गौर से अपनी देह को देखा जैसे कोई दूसरी देह हो। एक अजीब थकान से बोझिल, कई जगह नीले छोटे छोटे धब्बे हैं। अजीब बेढंगी चाल है उनकी भी। जाने कब चेतन अचेतन में ये नीले धब्बे लगे हैं। क्या डॉक्टर साहब की ये कभी दिखाई नहीं पड़ते? उन्होंने अपनी देह को एक गहरे मोह से छू छू कर देखा। क्या अब भी सोच सकती हैं वे प्रेम के बारे में, आँखों, होठों, अग्नि, वायु और छाती पर लहलहाते नन्हे पौधों के बारे में? क्या अब भी उनकी देह से लावण्य नाम की कोई आभा फूटती है? तो क्या डॉक्टर साहब उनकी देह को कभी नहीं देखते? उनकी देह में किसी अन्य देह की कल्पना? छी, उन्हें अपने आप से घृणा हुई। यही है वह प्यार जो हम करते हैं या एक दूसरे से शायद नहीं भी करते, कर नहीं पाते या करने के लिए विवश हो जाते हैं, या कि इस विवशता में उसी मूल तथ्य को भूल जाते हैं। क्या प्यार और पालतूपन एक ही चीज़ है या दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें? पालने वाले के लगाव और स्वतः स्फूर्त प्यार जैसी ऊर्जा में वैसे ही अंतर है जैसे शादी और प्यार में। जैसे शादी में छिपा है पालतूपन और मोह, तो क्या स्त्री एक पालतू जानवर है और पालतूपन के मोह से उपजी है ईमानदारी? ओह, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। क्यों नहीं वे एक सामान्य खाती पीती सोती औरत की तरह रह पाती? क्यों नहीं उनके दिमाग में ऐसे ख्याल चक्कर काट काट कर बेचैन करते रहते हैं? आखिर अगर प्रेम जैसा कोई अलग एहसास नहीं तो उसकी अतृप्ति इतनी बड़ी क्यों है? डॉक्टर साहब उम्र में 11 वर्ष बड़े थे और हमेशा उन्हें 11 वर्ष छोटी नादान बच्ची की हैसियत में बनाए रखते थे। घर खर्च वे खुद चलाते थे। आलू प्याज से लेकर कपड़े लत्ते गहने तक वे खुद लाते या मंगवाते थे। कोई जयपुर जा रहा हो तो शौक से जयपुरी चादरें मंगाते थे। कोई भोपाल या इंदौर जा रहा हो तो मनपसंद, अर्थात डॉक्टर साहब की मनपसंद का उस रंग की सिल्क की साड़ी मंगवाते। कोई हैदराबाद जा रहा हो तो मोती की डिज़ाइन से लेकर साइज तक वे ही निर्धारित करते। इन पसंदों के बीच पत्नी का हस्तक्षेप उन्हें सहन नहीं था। हवाले से दुनिया कितना चाहते हैं डॉक्टर साहब। एक तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें मंगा कर दो, ऊपर से पत्नी का मुंह भी फूला रहता है। रोटी, कपड़ा, छत के बाद और उन उपयुक्त चीज़ों के बाद भला उन्हें अलग से पैसा किस लिए चाहिए? वैसे भी औरत के हाथ में पैसा रखने से औरत बिगड़ जाती है, ये डॉक्टर साहब कहते हैं। तो जब से उन्हें इस भाग दौड़ का इनाम मिलना शुरू हुआ, अर्थात वेतन,
तो पहले 2 चेक डॉक्टर साहब ने अपने अकाउंट में जमा करवाए, लेकिन तीसरे महीने विद्यालयी अनिवार्यता के चलते उन्हें अपना अकाउंट ऋषिकेश में खोलना ही पड़ा। उनके वेतन से संबंधित सारे मामले डॉक्टर साहब ही देखा करते, यहाँ तक कि सारी इनकम टैक्स बचत जॉइंट होती। सोचा था उन्होंने, इस नौकरी में आते ही उनके दुख दारिद्र्य के दिन समाप्त हो जाएंगे। खुरे के भी दिन फिरते हैं, पर कहाँ। डॉक्टर साहब इतने चुपचाप उनकी नौकरी पर कुंडली मार कर बैठे कि वे देखती रह गईं। अगर पैसा न दें तो घर में टेंशन, पारिवारिक अशांति का कारण पैसा। छी, वे कभी सोच भी नहीं सकती। लो ले जाओ पैसा, पर शांति बने रहने दो। पर शांति किसकी, डॉक्टर साहब की या उनकी? यूं ही नहीं मिली है उन्हें नौकरी करने की आज़ादी। इस तरह के विचारों ने उसकी बस में कोंच मारी थी। डॉक्टर साहब को उन्होंने हमेशा पिता की तरह देखा है। पिता अर्थात पालन करने वाला। पालते पोसते ही तो रहे हैं अब तक उन्हें। वही रोब दाब आदेश का अनुपालन करवाने की वही सक्षम था। एक दोस्त और प्रियतम का जो स्वप्न देखा था उन्होंने। आप कहीं रिसेप्शनिस्ट हैं? वे भौचक देखती रहीं। सपने से निकलकर सहज हो पाने में थोड़ा वक्त लगा। सुदर्शन पुरुष, लड़के जैसा डील डॉल होगा, 20-25 तक का या फिर 30 तक। इतने गुलाबी हो, शायद उन्होंने बस में बैठते लोगों को कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं। वे अपनी सोच और समझ के कन्फ्यूजन में मुस्कराईं। लड़के को तसल्ली मिली, पर वह उनसे सटा नहीं। उन्हें अच्छा लगा। ऋषिकेश में कहा, डेली अप डाउन करती हैं? मैं बैंक में मैनेजर हूँ, टिहरी में। अब तो अपने बारे में बताइए। यह कहता हुआ वह मधुर सलोनेपन से निहारने लगा। वे हतप्रभ, यहाँ भी प्रेम और रोमांस की तड़प। ये हमारे कस्बे गलियों के लड़के, अपनी परंपरा और संस्कारों की अज्ञात कुंठा से ग्रस्त। इन युवा लोगों के लिए भी प्रेम का कोई गंभीर अर्थ नहीं। उन्हें आश्चर्य होता है, लेकिन क्या फिर प्रेम को स्वीकार कर पाने की कुंठा उन्हें एक और अतृप्ति तक नहीं ले जाएगी? इस तरह ये हर बार हर किसी से फ्लर्ट करने की कोशिश, फिर अतृप्ति से कुंठित, अतृप्ति के महाकुंड में डूब जाएंगे और बुढ़ापे में सबके लिए सद्भावना की जगह के पागलपन उनकी आंखों में झांकेगा। अपने खून के रिश्तों की नज़र बचाकर पत्नी खून के रिश्तों में नहीं आती, और कई बार खून के रिश्तों से नज़र बचाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपनी बेटी की सहेली को कुत्सित दृष्टि से देखेंगे। अपनी पोती के बराबर लड़की जो झुककर कुछ उठा रही है, उसके टांगों के बीच हाथ घुसा देंगे। आंखों के आगे इन रीलों के घूमने से वे सख्ते में आ गई। क्या समझ रखा है, जिसकी बगल में बैठो उसी की अनंत जिज्ञासाएं जाग जाती हैं। पूछना शुरू हो जाता है, कहाँ जाएंगी, कब लौटेंगी? आपकी बीवियाँ नौकरी नहीं करती, कहीं आती जाती नहीं? दूसरे लोग उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते होंगे, कभी सोचा आप लोगों ने? अब वे तेज स्वर में पूरे बस को लेक्चर दे रही थी। उस लड़के के चेहरे पर घबराहट दर्ज थी। बस में सन्नाटा। भगवा वस्त्रधारी एक अधनंगा साधु कचर कचर अंगूर खा रहा था। एक सज्जन राज्य परिवहन निगम को रुक रुक कर गालियां दे रहे थे। आगे की सीट पर बैठा एक गंवई बुढ़ा बटुली कढ़ाई भगोना समेटे बैठा था। बस के हिचकोलों से कभी उसकी बटुली गिर जाती तो कभी भगोना सरक कर खड़र खड़र की आवाज़ देने लगता। वह फुर्ती से हर बार अपनी बगल में बैठी औरत की गोद में पूरा झुककर अपने बर्तन उठा लेता। वह औरत, मैं उठा देती हूँ, कहती हुई कुढ़ रही थी। एक युवक जो खड़े खड़े थक रहा था, अपने साथी की गोद में बैठकर कुछ भत्ते मजाक कर रहा था। इस भीड़ भाड़ में एक आदमी सिगरेट पी रहा था। कुछ लोग उससे लड़ रहे थे कि बस में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। वे दिखा रहे थे कि ड्राइवर की सीट के ठीक सामने यह लिखा हुआ है, पर इस विषय पर ड्राइवर कंडक्टर चुप थे। ड्राइवर कुछ देर पहले ही बीड़ी पी चुका था, तो उनके इस भाषण से वे सब सख्ते में आ गए। उन्हें उम्मीद थी कि मास्टरनी कुछ ड्रामा दिखाएगी, उड़िया रही है, पर वे बैठ गईं, चुप हो गईं। लड़का अपना हाथ पैर समेटे, यहाँ तक कि अपना पूरा शरीर एक तरफ किए मुंह मोड़कर बैठा रहा। अक्सर सुंदर औरतें रिसेप्शनिस्ट होती हैं, यह कह नहीं पाया लड़का। ऐसे ही पूछ लिया था, आप अच्छी लगी थी इसलिए, कहकर नर्वस हो गया।
यह नर्वसनेस किसी प्रेम की दीप्ति से नहीं उपजी थी, बल्कि इसमें कोई बात कह दिए जाने के बाद या कोई पुल अचानक सबके सामने आ जाने से उपजा नंगापन था। वह उतर गया। वे मन ही मन आकर्षित हुईं। अपनी इस कुंठा को वे कुंठा तक नहीं कह पाईं, बल्कि इसे मन ही मन उन्होंने कुछ अलग तरह की मुक्ति का अनुपम राग माना। बरसों वे टिहरी में आने जाने वाली बसों से उसकी एक झलक पाने को आतुर रहीं, पर पता नहीं वो कभी इधर आया ही नहीं, या आया और वे पहचान नहीं पाईं, या उन्हें झुठलाता किसी दूसरी बस से आकर चला भी गया। कुछ भी हो, वक्त उनके हाथ से चिड़िया की तरह उड़ गया था। तो यह थी कहानी मुक्ति प्रसंग। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।